हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग गोधुलू हिंदी का लॉन्ग क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हिंदी का सेकेंड पार्ट है, भाग सेकेंड है, जिसमें हम लोग श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा से लॉन्ग क्वेश्चन उठाएंगे। और इससे एक न एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएंगे। तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे लिखना है, क्योंकि छोड़ के नहीं आना है, आपको फर्स्ट डिवीज़न लाना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर अंबेडकर जी की क्या प्रमुख आपत्ति थी। जो जातिवाद भारत में चल रहा था उस पे अंबेडकर जी के प्रमुख आपत्ति क्या थी, वह आपत्ति क्या जताते थे। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि श्रम विभाजन के आधार पर, चैप्टर का नाम ही क्या है, श्रम विभाजन, जो किसके द्वारा लिखा गया है, भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा लिखा गया, और यह क्या है, एक निबंध है। तो श्रम विभाजन के आधार पर जाति प्रथा चलती थी। ऐसा होता था कि जैसे कुम्हार का बेटा है, कुम्हार है तो उसका बेटा भी वही काम करेगा, लोहार है तो उसका बेटा भी वही काम करेगा। तो यह क्या था कि एक जाति के आधार पर काम भी बटा हुआ था, श्रम विभाजन हो गया था। मतलब श्रम मतलब होता है काम, तो उसका विभाजन हो गया था, जो कि पूरी तरह से क्या थे, गलत थे। कि मतलब जो जिसका पिता जो काम किया वही वह भी काम करेगा, ऐसा होगा तो क्या मतलब देश आगे बढ़ता है नहीं ना, क्योंकि सब में अलग टैलेंट होता है, सब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं, जिसको जिस चीज़ में मन लगेगा वही ना करेंगे। तो इसी के मतलब इसी पे आपत्ति जताते थे कौन, हमारे अंबेडकर साहब। चलिए देखते हैं इसका क्या तर्क थे। जातिवाद के पक्ष में श्रम विभाजन के आवरण में जो तर्क दिए गए उसके संबंध में भीमराव अंबेडकर जी का आपत्ति यह था कि जाति के अंतर्गत श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है। कह रहा है मतलब अंबेडकर जी का तर्क यह था, जातिवाद के विभाजन के मतलब श्रम विभाजन के आधार पर जो जातिवाद किया गया था, वह तर्क यह दिया था कि जाति के अंतर्गत श्रम विभाजन स्वाभाविक नहीं है, अच्छा नहीं है, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। और ऐसे ये तो सच ही है कि वह मतलब मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। जैसे कि हमको क्या पढ़ने का मन है, और जाति के आधार पर यदि यदि काम है कि कोई दूसरा, जैसे गाय चराना है, तो क्या हमको मन लगेगा, नहीं लगेगा। यदि किसी कुम्हार के बेटे को यदि उसको पढ़ने में मन है और उस पर ज़बरदस्ती थोपा जाए कि नहीं मतलब आप यही काम करिए, तो उसमें उसका रुचि नहीं है लेकिन फिर भी करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं हुआ। जाति प्रथा में मनुष्य के प्रशिक्षण या क्षमता पर विचार किए बिना, मतलब जाति प्रथा के अंतर्गत ये ऐसा होता था कि मनुष्य की क्षमता मतलब वह क्या कर सकता है उस पर विचार किए बिना कोई भी काम उस पर क्या कर दिया जाता, थोप दिया जाता था। कि जाति प्रथा में मनुष्य के प्रशिक्षण या क्षमता के विचार पर विचार किए बिना गर्भधारण के साथ या बच्चे जन्म लेते ही माता पिता के पेशे के अनुसार उसके पेशे के अनुसार उसका पेशा निर्धारित कर दिया जाता था। मतलब उसकी प्रशिक्षण या उसकी क्या क्षमता है, क्या कर सकता है, उस पर विचार किए बिना ही यदि जिस कुल में यानी कि जिस गोत्र में जहाँ भी वो पैदा लेगा, उसके पापा क्या कर रहे हैं उसी के आधार पर उसको भी काम थोप दिया जाता था। यह सरासर गलत था। इसी पे वह मतलब आपत्ति जताते थे कौन, अंबेडकर साहब। ऐसा होता तो हमारे देश में इतने महान आदमी सब बने, वो सब नहीं हो पाते। इसके बाद है कि इससे मनुष्य एक पेशे से आजीवन में बन जाता था। मतलब इससे क्या होता था कि मनुष्य वही काम कर सकता है, भले वह चले न चले, लेकिन वही काम उसको करना पड़ता था। उसके अलावा वो दूसरा काम नहीं कर सकता था। क्योंकि आप पुरानी मूवी भी देखिएगा तो उसमें दिखाया गया है कि अरे आप ये है तो ये काम नहीं कर सकते। तो यही कह रहा है कि इससे मनुष्य एक पेशे से आजीवन बन जाता था, भले ही उससे उसका रोटी रोजी न चले, भले उससे भरण पोषण भी ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वह दूसरा काम नहीं कर सकता था, क्योंकि वह आजीवन उसी काम में बन जाता था। यही मतलब ये अंबेडकर साहब तर्क देते थे, श्रम विभाजन के आधार पर जातिवाद नहीं होना चाहिए। मतलब जातिवाद श्रम विभाजन के आधार पर नहीं होना चाहिए। मतलब जिसको जिस काम में रुचि है उसको वह काम दिया जाना चाहिए, स्वतंत्र दिया जाना चाहिए। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसे दे लेते हैं।
जाति जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे? यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ये आपसे पूछे जाएंगे कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख तथा प्रत्यक्ष कारण है। तो ये देख सकते हैं कि जाति प्रथा भी क्या है, एक बेरोजगारी का एक कारण है और वह दिख भी रहा है। तो चलिए यह लेखक महोदय के अनुसार कैसे है। भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत मनुष्य का पेशा या जीवन धारा जन्म से ही निश्चित हो जाता है। मतलब जब जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होते थे तो उस समय क्या होता था कि भारत में जाति प्रथा के अंतर्गत क्या होता था, मनुष्य का पेशा या जीवन का धार जन्म लेने से ही निश्चित हो जाता था। मतलब जिसके यहाँ जन्म लिया उसके पापा जो काम करते थे तो वही उसको पे थोप दिया जाता था। माता पिता का जो पेशा है उसी पेशे को उसे आखिरकार करना है। रुचि या अरुचि का प्रश्न ही नहीं उठता। मतलब उसको क्या करने की इच्छा है, उसको में क्या टैलेंट है, क्या करना चाहते थे, उससे उसे किसी को कोई मतलब नहीं। जो जिस कुल में जन्मे है, जिसके यहाँ जन्मे है, उसका जो पेशा है वही करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था कि बेरोजगारी तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। भले ही पेशे के अनुयुक्त होने के चलते उसे भूखा मरना ही क्यों न पड़े। मतलब उस पेशे में यदि कमाई नहीं है, उसका भरण पोषण नहीं हो रहा है, फिर भी वही करना है, भले वह मर ही क्यों न जाए, लेकिन वो दूसरा काम नहीं कर सकता। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। आज के युग में उद्योग धंधे की प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर बदलाव आता है। मतलब अभी के समय में क्या होता है कि उद्योग धंधे की प्रक्रिया तकनीकी में हमेशा क्या होता है, बदलाव आते हैं। ऐसे हालात में मनुष्य को अपने पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ती है। अब कहीं कहीं ऐसा भी है, अभी भी वही परंपराएं चल रही है। जैसे कि कुछ जैसे जो हम लोग छठ में चढ़ाते दो, यानी कि क्या कह सकते हैं उसको, या टोकरी जैसे होते हैं ना, कि डलिया मोनी सब जो होता है वो सब जो अभी बिनता है, जिसे हम डोम जाति बोलते हैं, तो उसका भी पेशा क्या है, उसका बेटा भी वही करता है, वो भी वही करते हैं। अभी भी उस समय बदलाव नहीं आया है, तो उससे उसका भरण पोषण में भी दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी वही करता है। क्योंकि अभी तो तकनीक की मतलब निरंतर बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फिर भी बहुत ऐसे अभी भी हैं जो कि अपने पेशे पे ही उसी पे थोपे, अपने संतान को भी उसी में थोप दिया जाता है कि नहीं आप भी वही करिए। चूँकि हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है। भले ही वह दूसरे में पारंगत हो या इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। कह रहा है कि हिंदू धर्म में जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है। हिंदू धर्म के अनुसार क्या होता है कि मतलब जहाँ आप जन्म लिए हैं, जिस जाति में, उसका जो काम है आपको भी वही करना होता है। उसमें मतलब पेशे बदलने की अनुमति नहीं दी जाती है। भले ही वह दूसरे चीज़ों में पारंगत ही क्यों ना हो, लेकिन पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं होने से जाति प्रथा देश में क्या है, एक बेरोजगारी एवं उसके प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई। अभी भी बहुत सारे ऐसे काम है जो कि उसके संतान भी वही करते। जैसे कुम्हार हो गया तो उसका बेटा भी वही, बहुत जगह देखने को मिलती है। एक मिट्टी का बर्तन ही अभी भी बना रहे हैं, भले उसके भरण पोषण में तो दिक्कतें आएंगे ही आएंगे। अब देख लेते हैं 20 के दांत, क्योंकि इसमें 3-4 चैप्टर है। ये आपको इस श्रम विभाजन से यही 2 में से एक क्वेश्चन रहेंगे, तो आप दोनों को एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से आपको मतलब लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अच्छे क्वेश्चन अभी के मतलब एग्ज़ाम में जो पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस है, उसी को अभी देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत। तो इसके हमने इसका ऑब्जेक्टिव भी करवा चुके हैं 20 के दांत के। तो चलिए इसको हम देखते हैं क्या कारण। 20 के दांत शीर्षक कहानी का
सार्थकता स्पष्ट करिए। मतलब 20 के दांत किस किस कहानी कैसे, मतलब किस पर आधारित है, उसकी साक्षरता बोलिए या टिप्पणी बोलिए, उसको कह रहा है स्पष्ट लिखने के लिए। चलिए देखते हैं। शास्त्रीय विधान के अनुसार किसी किसी रचना के शीर्षक की उपयुक्तता 3 कसौटी होती है। क्या? कथा वस्तु की प्रतीकता एवं आकर्षकता एवं संक्षिप्तता। 20 के दांत की कहानी में सारा कथा सेन दंपति के अहम के इर्द गिर्द घूमती है। ये तो मतलब स्टैंडर्ड वर्ड के लिए लिखा गया है, लेकिन मेनली क्या है कि 20 के दांत जो हमसे पूछा गया है, 20 के दांत की कहानी में सारी कथा किसके? सेन साहब के, सेन दंपति के अहम मतलब आसपास इर्द गिर्द घूमती है। मतलब सेन के बेटे, उसकी पत्नी और उसके दंपति लाइफ के इर्द गिर्द ही घूमती है। सब कुछ उनके ही परिवार को लेकर घटित होती है। मतलब उसके परिवार में ही जो सब घटित होते हैं उसी पर आधारित यह 20 के दांत कहानी लिखा गया है। अतः शीर्षक में अहम के 20 तत्व मौजूद है। अहम के 20 तत्व मौजूद है। 20 के दांत अत्यंत आकर्षक है, क्योंकि यह बात खींचती है कि ये 20 के दांत है। 20 के दांत है क्या? जहाँ तक संक्षिप्तता का प्रश्न आता है, अत्यंत संक्षिप्त तो नहीं, फिर भी संक्षिप्त है। मतलब बहुत ज़्यादा तो छोटे नहीं, लेकिन छोटे हैं। लेकिन लेखक 20 के दांत के बदले शीर्षक का विषांत भी रख सकता था, किंतु संस्कृत निष्ठा के बचने के लिए उसने ऐसा सोचा। ये कह रहा है कि 20 के दांत के शीर्षक क्यों रखा गया है, इसका क्या तात्पर्य है? तो यह अत्यंत आकर्षक और क्या कि मतलब सूक्ष्मता, मतलब कम और सुंदरता के लिए यह क्या लिखा गया है? 20 के दांत उस कहानी का शीर्षक लिखा गया है। वही शीर्षक के बारे में लिखा गया है कि क्यों लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ज़्यादा आपका ये क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया अभी तक में। 20 के दांत कहानी के नायक कौन है? तो नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी क्या होता है? चक्कर काटती रहती है, उसी के इर्द गिर्द घूमते। जैसे फिल्म में नायक, हीरो किसको बोला जाता है? जिसका ज़्यादा रोल रहता है, मतलब जो हीरो मतलब उसी पर कहानी आधारित होती है। वही कह रहा है कि इस 20 के दांत के शीर्षक के नायक कौन है? तो जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती रहती है और उसके किसी कृत्य की से कहानी की संपन्न होती है। मतलब उसके किसी कृत्य या उसके कोई ऐसा कीर्तिमान बोल सकते हैं जिससे कहानी क्या होता है? समापन होता है। इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि 20 के दांत की कहानी में अधिक है, तथापि नायक उनकी फैक्ट्री के किरानी गिरधारी का बेटा मदन है। 20 के दांत भले ही सेन साहब पे लिखा गया है, लेकिन इस कहानी के नायक कौन है? मदन है, जो कि कौन है? उसके फैक्ट्री में किरानी के बेटे थे। किरानी जिसका नाम क्या था? गिरधारी, उसका बेटा मदन था। क्योंकि इस कहानी का नायक हीरो कौन है? मदन ही है। कहानी घूमकर मदन द्वारा सेन साहब की गाड़ी छूने के आरोप पर ही आती है। इस कहानी में ऐसा हुआ था ना कि सेन साहब की गाड़ी को क्या होता था कि क्या हुआ था कि फैक्ट्री के जो किरानी थे उसके बेटे मदन ने क्या हुआ था कि छू दिया था एक बार। तो उसी पे यह कहानी इर्द गिर्द घूमती है, जिसके कारण ड्राइवर इसे धक्का देकर गिरा देता है, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप मदन उस पर झपटता है। वह सेन साहब से भी भयभीत नहीं होता। उसकी उपस्थिति में ड्राइवर भी मारने के लिए झपटता है। मतलब जब मदन ने क्या करता है कि सेन साहब की गाड़ी को छू देता है, तो उसके ड्राइवर उसे धक्का दे के गिरा देते हैं। और तब क्या होता है कि मदन उस पर भी मतलब चिल्लाते हैं और उसको सेन साहब से भी डर नहीं होता, एकदम
मतलब हीरो की तरह डैशिंग स्टाइल में खड़े रहते हैं। सेन साहब उसकी, जबकि उसके पापा के मालिक है, फिर भी उसको डर नहीं होता है। तो हीरो को यही कैरेक्टर होना चाहिए। उनकी उपस्थिति में ड्राइवर ड्राइवर पर मारने के लिए झपटता है, और उनके उपस्थिति में भी सेन साहब जब वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं तब भी वो ड्राइवर को मारने के लिए झपटता है। इस घटना के पश्चात उसकी पिटाई होती है। तो स्वाभाविक से है कि वह उसको मतलब उसके मालिक को ख़राब लगेगा, क्योंकि उसके नौकर के बेटे ने उसके गाड़ी को छुआ था उस पर, और उसके बाद उसके सामने निडर खड़े थे, तो इसके कारण उसको क्या हुई थी, पिटाई हुई थी, मारा गया था। इस घटना के पश्चात उसकी पिटाई हुई, किंतु वह मूल बात को नहीं भूला। जब खोखा लट्टू खेलने आता तब लट्टू की मांग करता, और तो मदन उसे बराबरी का व्यवहार हुआ और उसे लट्टू लाने के लिए कहा था। ये खोखा कौन था? ये खोखा मतलब उसके सेन साहब के बेटा था, तो जो इसके साथ लट्टू खेलने आते थे, तो उससे मदन क्या करते थे, बराबरी का व्यवहार करते थे और अपना लट्टू लाने को कहता। और कुर्द खोखा जब उस पर हाथ चला देता तो उसे बिना हिचक और निडर से उस पर टूट पड़ता और उसके 2 दांत तोड़ देता। जब खोखा उस पर मतलब चिल्लाया, मारा गया, तो उसमें क्या किया कि उसमें निडर हो गया और उस पर हाथ चला दिया और उसके 2 दांत तोड़ दिए। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या पड़ा है, इसके दांत। वह अन्याय सहन नहीं करता था। वह अन्याय जो भी मतलब ये अन्यायी और हो रहा था, मतलब क्या, एक बड़ापन और छोटेपन को क्या करता था कि दबाने की कोशिश करता था, जो पहले समाज में चलता था, तो वह क्या एक तरह से अन्याय ही था। तो यह अन्याय सहन नहीं करता था। नायक की पहचान निर्भीकता और साहसिकता, ये दोनों ही गुण मदन में मौजूद थे। नायक का यही मतलब एटीट्यूड होना चाहिए कि वह निर्भय रहे, किसी से भी डरे नहीं, और साहसिकता से मतलब अपने साहस से काम ले। अतः 20 के दांत के नायक कौन थे? मदन ही थे। तो मदन का चरित्र चित्रण के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। मदन सेन साहब की फैक्ट्री की किराने के गिरधारी का बेटा था। वह उम्र में 5-6 वर्ष का था, लेकिन अच्छा बुरा ऊंचे नीचे समझने की बुद्धि थी उसमें, कि मतलब क्या खराबी और क्या सही हो रहा है उसकी समझ उसमें थी। वह झूठ सहन नहीं करता था। यही कारण है कि जब ड्राइवर गाड़ी गंदा करने की तोहमत लगाता है, तो उस पर प्रतिकार करते हुए उम्र का बिना परवाह किए अपने से बड़े ड्राइवर पर झपटता है। मतलब ड्राइवर जब गाड़ी को मदन छू देता है, तो वह ड्राइवर उस पर गुस्साता है कि यह गंदा कर दिया, तो उस पर प्रतिकार करते हुए, ड्राइवर तो उससे बड़ा था उम्र में बड़ा था, फिर भी ड्राइवर पर झपटता है। वह निडर है। सेन साहब के सामने भी ड्राइवर की ओर झपटता है। वह ड्राइवर के अन्याय और अपमान को सहन नहीं करता, उस पर क्या करता है कि अपना गुस्सा दिखाता और उससे मतलब बताता है कि नहीं, ये गलत है। तो यह मतलब 20 के दांत जो कहानी है वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? तो मदन के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, और इसके नायक भी मदन है। और मदन के चरित्र चित्रण के बारे में भी जान के कि वह कौन थे, कि मतलब सेन साहब के फैक्ट्री में काम करने वाले किरानी जिसका नाम गिरधारी थे, उसके पुत्र थे मदन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा 20 के दांत से नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अच्छे क्वेश्चन है। तो इससे हम क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।